फ्रेंड्स, आपको आपके आसपास जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसे कि या तो आप देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, सभी का अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में अलग अलग चीज़ें आपको आपके आसपास देखने को और फील करने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल टेबल, कुर्सी, पानी, ऑक्सीजन या कुछ और। ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी टूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग मेज़रमेंट के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि ये मेज़रमेंट क्या होता है? क्या होता है मेज़रमेंट का मतलब? मेज़रमेंट का असली मतलब है कंपैरिजन। किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी चीज़ कम है। तो मेज़रमेंट करने का मतलब होता है कंपैरिजन करना। लेकिन अब हम कौन सी चीज़ का कंपैरिजन किस चीज़ के साथ करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? अब हम मैंगोज़ का कंपैरिजन ऑरेंजेस के साथ तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी कि जिन दो चीज़ों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनका एक ही कैटेगरी का होना भी ज़रूरी है। कैटेगरी का मतलब है कि दोनों की जो मेन प्रॉपर्टी है, जो बेस प्रॉपर्टी है, उसका सेम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पानी और दूध, हमें पता है कि दोनों के दोनों लिक्विड हैं, तो दोनों को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है, लिक्विड कैटेगरी में। और लिक्विड की प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों का कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। लेकिन देखिए, दुनिया में ये तो बहुत सी चीज़ें हैं, और हम अगर एक ही प्रॉपर्टी की चीज़ों को, जैसे पानी और दूध को भी कंपेयर करें, तो किस बेस पर करेंगे? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक आदमी के पास दो बर्तन हैं और दोनों में पानी है, एक बर्तन बड़ा है, एक बर्तन छोटा है। तो ये कैसे पता करेगा? वो किससे कंपेयर करके पता करेगा कि किस में पानी ज़्यादा है और किस में कम है? क्योंकि उसको तो नॉलेज नहीं है ना इस चीज़ की। अब वो आदमी ही नहीं, हम सभी लोग, मतलब दुनिया के सभी लोग किस तरीके से कंपेयर करके बताएंगे कि किस में पानी ज़्यादा है और किस में कम है? तो देखिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ इसके अंदर पानी है, तो ये पूरी एक टोटल फिजिकल क्वांटिटी है, हमें पता है पानी की। इसी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एक फिक्स क्वांटिटी रखेंगे। मतलब ये हुआ कि इस पूरी क्वांटिटी में से हम लोग एक फिक्स क्वांटिटी निकालेंगे और उसके आधार पर, उसी के बेस पर बाकी सबको कंपेयर करके बताएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बकेट है, यानी कि बाल्टी है, जो कि पानी से बिल्कुल भरी हुई है, एक लेवल तक भरी हुई है। ठीक है, तो आपने इसको एक फिक्स क्वांटिटी मान लिया है। ठीक है, और अब मान लीजिए कि आपके पास एक वाटर टैंक है इस तरीके से, और इसके अंदर भी फुल वाटर भरा हुआ है। तो इस बकेट के आधार पे आप लोग बता सकते हैं कंपेयर करके कि इस वाटर टैंक में कितना पानी है। तो आप लोग जब मान लीजिए काउंट करेंगे तो आप लोगों को पता चला कि इस वाटर टैंक के अंदर 25 बकेट्स पानी है। मतलब एक एक बकेट करके आप लोग 25 बार इसके अंदर पानी डालोगे तो ये भर जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा? इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो वाटर टैंक है, इसके अंदर जो टोटल वाटर है, वो तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी को हम लोगों ने इस बकेट के बेस पर, इस बकेट से कंपैरिजन करके बताया कि ये क्वांटिटी है कितनी। इसके अंदर 25 बकेट्स ऑफ वाटर है, विच मीन्स हम लोग लिखेंगे कि 25 बकेट्स। इसके अंदर जो 25 है, ये एक न्यूमेरिकल मेजर है या फिर नंबर है, हमें पता है। और ये जो बकेट है, ये वो सर्टेन बेसिक क्वांटिटी है, और इसी सर्टेन बेसिक क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स की भाषा में यूनिट कहेंगे। यानी कि इस बकेट को, एक बकेट वाटर को हम लोग यूनिट कहेंगे, और इसके आधार पे हम लोग टैंक को भरते हैं। राइट, अब ये नंबर तो चेंज हो सकता है, मतलब ये 25 की जगह 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन ये जो बकेट होगी वो एक फिक्स क्वांटिटी होगी। इसको हम लोग हमारी यूनिट कहेंगे, बेस यूनिट। तो हम डेफिनेशन से यूनिट को इजीली समझ सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररीली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। मतलब ये हो गया कि एक बिल्कुल सर्टेन बेसिक क्वांटिटी होती है जिसको हम लोगों ने चूज किया है, जो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बकेट को चूज किया है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मतलब सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और अब इसी यूनिट के आधार पर हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि यूनिट बनती कैसे आखिरकार। अब देखिए, हो सकता है कि ये न्यूमेरिकल मेजर या नंबर बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो और बताने में मुश्किल हो रही हो, तो हम यूनिट्स की मदद से आसानी से उस नंबर को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। कैसे? देखिए, इसी एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि 25 बकेट से एक वाटर टैंक भरा, और हमसे कोई आकर कहता है कि हमें 2000 टैंक्स ऑफ वाटर चाहिए। तो एग्जैक्टली उसको कितने बकेट्स चाहिए?
तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि 2000 टैंक्स हैं हमारे पास, एक टैंक में 25 बकेट्स हैं, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय, इस टैंक्स की जगह आ जाएगा 25 बकेट्स, तो टोटल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 बकेट्स ऑफ वाटर चाहिए उसको। अब यहाँ पर मैंने छोटे से नंबर को बड़ा कर दिया है, इसी तरीके से बड़े से नंबर को छोटा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी है। देखिए, इसे ही यूनिट कन्वर्जन कहा जाता है। इसकी मदद से हम आसानी से इस न्यूमेरिकल मेज़र को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहने में तो ये बहुत ही सरल लगता है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन कभी कभी क्वेश्चन को बदल के रख देता है। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझ में हमें ये आती है कि ये यूनिट्स एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अलग अलग यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, इसी एग्जाम्पल से हमें एक और चीज़ समझ में आती है, मतलब यूनिट कन्वर्जन से एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि यूनिट्स भी दो टाइप्स की होती हैं। जैसे कि मैंने इनिशियली माना कि मेरी ये जो फिक्स क्वांटिटी यूनिट होगी वो एक बकेट होगी, और उसी के आधार पर, उसी के बेस पर मैंने एक नई यूनिट बनाई जिसे मैंने एक वाटर टैंक कहा। इसका मतलब 25 बकेट्स और उससे बना एक टैंक। तो यहाँ पर ये जो एक बकेट है वो बेस हो गई, इसलिए मैं इसको बेस यूनिट कहूँगा। और जो टैंक है जिसे कि मैंने बकेट से मेज़र करके बनाया है, यानी कि डिराइव किया है, तो मैं इसे डिराइव्ड कहूँगा। तो इसका मतलब जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो दो टाइप्स की हो गई। पहली यूनिट हो गई बेस यूनिट और दूसरी यूनिट हो गई डिराइव्ड यूनिट। मतलब एक ऐसी यूनिट है जो कि बेस से बनी हुई है और उसी से दूसरी यूनिट को बनाना डिराइव्ड यूनिट हो जाता है। यूनिट कन्वर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। अब देखिए, ये जो बेस यूनिट्स होती हैं वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए होती हैं, और बेस क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बनती हैं उनके लिए हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स का यूज़ करते हैं। यानी कि जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि लेंथ हो गई, मास हो गई, जो कि हमेशा से है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि हमें दो क्वांटिटीज़ को मिला करके बनानी पड़ती है, राइट। तो उनके लिए डिराइव्ड यूनिट्स, और जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनके लिए बेस यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। और इन बेस और डिराइव्ड यूनिट्स के सेट को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने की हम कोशिश करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पर वाटर, बकेट और टैंक का एग्जांपल लिया। मैंने क्या किया कि वाटर को नापने के लिए पहले बाल्टी ली, यानी कि बकेट ली, फिर उसके बाद टैंक लिया। तो इस तरीके से मेरी एक यूनिट तो हो गई बकेट, दूसरी हो गई टैंक, इसी तरीके से मैं एक और बना सकता हूँ। तो ये मेरा सेट हो गया यूनिट्स का, राइट। ये तो मैंने अपनी तरफ से बना ली। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ है दुनिया के अंदर, उसमें बहुत सारे लोग हैं। हमेशा से लोगों ने अपने हिसाब से यूनिट्स बनाई भी हैं और उनका यूज़ भी किया है, तो वो उनके सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाते हैं। जिसमें से जो मेजर यूनिट सिस्टम्स हैं जो कि 20th सेंचुरी तक चले हैं, जो हमारी बुक में दे रखे हैं, 3 सिस्टम हैं। पहला है CGS, दूसरा है FPS जिसको ब्रिटिश भी कहा जाता है, और तीसरा है MKS। अब ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं और अपने हिसाब से सेट किए गए हैं। कैसे? इन तीनों का ही डिफरेंस हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि इन तीनों के अंदर लंबाई यानी कि लेंथ और मास यानी कि वज़न, इन दोनों की यूनिट्स में कितना डिफरेंस है। जैसे कि CGS, FPS, MKS है, यहाँ पे लेंथ और मास मैंने लिखा है। CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है और मास के लिए ग्राम का यूज़ किया जाता है। FPS में लेंथ के लिए फुट का यूज़ किया जाता है और मास के लिए पाउंड का यूज़ किया जाता है। वहीं जो आपका MKS है, MKS सिस्टम, उसमें लेंथ के लिए मीटर का यूज़ किया जाता है और मास के लिए किलोग्राम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अपने अपने हिसाब से बनाई गई यूनिट्स के हिसाब से ये सिस्टम तय हुए हैं, CGS, FPS, MKS। अच्छा, एक चीज़ है देखने लायक, जैसा कि मैंने कहा था कि जो बकेट और टैंक एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, तो यहाँ पर लेंथ की ये जो यूनिट्स आपको देखने को मिल रही हैं, सेंटीमीटर, फुट, मीटर, ये एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, या फिर यूँ कह लीजिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो मास की यूनिट्स हैं ये भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं या फिर रिलेटेबल हैं। लेकिन देखिए, अब तो यूँ हर देश का अपना अपना सिस्टम होगा। जैसे कि आप बात करें एशियन कंट्रीज़ की, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी अपने अपने यूनिट्स का सिस्टम रहा है। जैसे कि मास को लेकर के एक यूनिट मुझे याद आती है, एक मन। एक मन का मतलब होता है इंडिया के कई इलाकों में 37.3242 kg, या फिर कुछ इलाकों में इसको 40 kg भी माना जाता है, जैसे कि नेपाल के साउथर्न प्लेन के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो ये एशियन कंट्रीज़ ऐसे सिस्टम को फॉलो करती हुई आई हैं, 1 क्विंटल वगैरह वगैरह। तो ये सारी यूनिट्स तो ठीक है, लेकिन अब ये यूनिट पूरी दुनिया में लोगों को तो नहीं पता ना।
और अगर हमें दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को मेज़रमेंट बतानी है तो पहले हमें हमारी यूनिट को उनकी यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें पता करना होगा कि कौन सी कंट्री में कौन सा यूनिट सिस्टम चल रहा है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एक नोन और एक्सेप्टेबल सिस्टम होना ज़रूरी है, जिसे कि 1971 के अंदर जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स नाम की एक संस्था है जो कि ये सारे काम देखती है, उन्होंने रिकमेंड किया, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एसआई सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डे, जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ है एक्चुअली, इसलिए हम इसको एसआई कहते हैं। बाकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इंग्लिश में इसको कहेंगे, ठीक है। अब एसआई सिस्टम के यूज़ किए जाने का कारण ये है कि इसकी जो यूनिट्स हैं, इसके अंदर जो यूनिट्स पाई जाती हैं वो डेसिमल सिस्टम को इजीली फॉलो करती हैं, और उन यूनिट्स का जो कन्वर्जन है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत कन्वीनियंट भी है, राइट। तो एसआई सिस्टम को हमें समझना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक सर्टन बेसिक यूनिट क्या होती है, और हमें क्यों सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, यूनिट के सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, यूनिट कन्वर्जन का क्या मतलब है, ये चीज़ें आपको समझ में आई है। अब एसआई सिस्टम में हम लोग एसआई टेबल को समझेंगे, जिसमें हम लोग कुछ बेस यूनिट्स और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स को देखेंगे, और उनके अंदर स्पेशली कुछ नेम्स, सिंबल्स और डेफिनेशंस को समझेंगे, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी बेस है, जितनी भी डिराइव्ड है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है यूनिट और मेजरमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चल के हम लोग एसआई टेबल की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी आपको इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।